तो बच्चों आज अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री का जो अपना चैप्टर है, थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का, बंधुत्व, जाति और वर्ग, आरंभिक समाज। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो थर्ड चैप्टर है इसके अपन दो भागों में इसे पढ़ चुके हैं। आज इसका थर्ड पार्ट लेंगे, जहां हमने छोड़ा था वहां से इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के बारे में पढ़ लिया था, और इसके बाद हमने धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में जो वर्णित बातें हैं, जैसे बंधुता और विवाह, परिवार, है ना। उसके बाद पितृवंशिकता क्या है, उसके बाद अपन ने पढ़ चुके थे विवाह के नियम हैं, ये भी हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में 8 प्रकार के जो विवाहों की बात हुई है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में, वो हम देख चुके थे। गोत्र, स्त्री का गोत्र कैसे बदलता है, ये हमने देख लिया था। और गोत्र के नियम क्या थे, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा क्या थी, इसको भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। विवाह के 8 प्रकारों के बारे में हम जान चुके हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। उसके बाद गंधर्व, असुर, उसके बाद राक्षस और पेशाच विवाह, तो ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, फिर सामाजिक विषमताएं जो है, तो यहाँ से अपन फिर शुरू करेंगे। आज का अपना रहेगा सामाजिक विषमताएं, तो यहाँ से अपन जो है वो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सामाजिक विषमताओं में क्या होता था कि जो वर्ण व्यवस्था होती थी, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। तो ब्राह्मणों ने क्या किया था कि ब्राह्मणों ने, थोड़ा सा मैं इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ब्राह्मणों के अनुसार सभी वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर के विभिन्न अंगों से हुई है। इस प्रकार की उन्होंने एक व्यवस्था बना रखी थी। इस प्रकार का एक ये धारणा जो है वो बनाई थी कि भाई 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर के विभिन्न अंगों से हुई है, और इसी के आधार पर उस वर्ण के कार्यों का निर्धारण किया गया था। अब देखिए, उत्पत्ति किस अंग से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई, इसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि वर्णों की उत्पत्ति के बारे में जो धारणा थी, उसमें थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आपको दिखेगा, है ना, अब दिखेगा आपको। तो वर्णों की उत्पत्ति के बारे में जो धारणा थी, इसमें यह कहा गया कि भाई ब्रह्मा जी के मुख से जो है ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी गई। ब्रह्मा जी के कंधे और भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी गई, क्योंकि उनका काम था, जैसे ब्राह्मणों का काम क्या होता था, वेदों का अध्ययन करना, ज्ञान की सारी जो चीज़ें होती थी उनको करना, यज्ञ वगैरह करवाना, इसलिए इनकी उत्पत्ति मुख से हुई है। क्षत्रियों का काम था युद्ध लड़ना, रक्षा करना, ये इसलिए ये कहा गया कि भाई ब्रह्मा जी के कंधे और भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी की जंघाओं से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ऐसी एक व्यवस्था जो है वो ब्राह्मणों ने उस काल में बना रखी थी। अब बात करेंगे, एक एक वर्ण को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्षत्रियों की, कि क्षत्रियों का कार्य क्या था, और इनकी जो उत्पत्ति, जैसा कि कहा गया है कि ब्रह्मा जी की भुजाओं और उनके जो है वो कंधों से हुई थी। तो यहाँ पर यह था कि भाई जो क्षत्रिय होते थे, इन्हें आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करना होता था। ये राजाओं को सुरक्षा प्रदान करते थे, वेदों को पढ़ना और यज्ञ कराने का कार्य करते थे। मतलब जब ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे तो उस समय रक्षा करना, यज्ञ की सुरक्षा करना इनका कार्य होता था, और जनता के बीच में न्याय कराने का कार्य ये करते थे। ऐसे इनके कार्य निर्धारित कर रखे थे। इनके बाद फिर आता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों में क्या होता था कि पुस्तकों और ग्रंथों का अध्ययन करने का काम इनका होता था। ठीक है ना, ब्राह्मणों की बात करते हैं तो पुस्तकों और ग्रंथों का अध्ययन जो है वो इनको करना होता था। वेदों से शिक्षा प्राप्त करनी, यज्ञ करवाना और यज्ञ करना इनका कार्य होता था। यज्ञ जो मंत्र बोलना, आहुतियां देना, ये सारा काम करते थे, और दान दक्षिणा प्राप्त करना, दक्षिणा लेने का कार्य भी जो है वो ब्राह्मणों का था। फिर आता है तीसरा वर्ग, जो वर्ण था वो था वैश्य। और वैश्यों का क्या काम था, तो इसमें यह बताया गया है कि जो व्यापार करने का काम था, है ना, वैश्य लोग जो है वो व्यापार करते थे, तो इनका काम था व्यापार करना। पशुपालन भी ये करते थे, और कृषि करना इनका मुख्य कार्य था, और दान दक्षिणा देना इनके मुख्य कार्य में से एक काम था। दान दक्षिणा लेने का काम ब्राह्मणों का था, और दान दक्षिणा देने का काम वैश्यों का था। व्यापार करते थे, पशुपालन भी ये करते थे। अंतिम जो वर्ण था वो था शूद्र वर्ण। तो ये जो 4 वर्ण है, इस प्रकार इन्होंने चारों वर्णों की अलग अलग जो है क्या करी थी कि उनके कार्य निर्धारित कर रखे थे।
बात करते हैं यहाँ पे शूद्र वर्ण की, तो यहाँ क्या कहा गया है कि भाई जो तीनों वर्ग थे, तीनों जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा करने का काम था शूद्रों का। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई थी, कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए थे उन्होंने कि भाई इनका पालन करना है। तो क्या बनाई थी? एक तो वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय देन है, भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है, एक बात तो इन्होंने ये कही। फिर उन्होंने कहा कि शासकों को प्रेरित करना कि वर्ण व्यवस्था लागू कराए, मतलब अगर मान लो कोई नहीं माने तो उसको दंड दिया जाए। इस तरीके से व्यवस्था लागू करने के लिए शासकों, जो राजा लोग होते थे, उनसे कहा करते थे, और जनता को यकीन दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। तो मतलब ये एक भाव उस समय लोगों के मन में ये बिठा दिया गया था कि भाई ये व्यवस्था जो है वो ईश्वरीय देन है, आपको मानना पड़ेगा, जिस वर्ण में आपका जन्म होता है उसी वर्ण में आपको रहना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से इन्होंने जो है ये कुछ ऐसे सिद्धांत बना रखे थे, और इस प्रकार इन्होंने जो है क्या किया था, ये सिद्धांत बना रखे थे और इस तरीके से व्यवस्था जो है वो बनाने का कार्य करते थे। अब आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कुछ अन्य जो वर्ग थे, इसके बारे में क्या कहा गया है उसको भी अपन देख लेते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जो फिलहाल आप ये जो सारी जो चीज़ें देख रहे हैं, है ना, इनके जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चाहो तो। बाकी अगर इसकी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहें कंप्लीट नोट्स के रूप में, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे, आपको MCQs मिलेंगे, आपको ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हो तो वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हो। और ये पूरा का पूरा जो आपको पूरा जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर पर है एजुकेशन राइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप मैं भी मोबाइल नंबर दे दूंगा आपको, उस नंबर पे जब आप हमें मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज भेजेंगे, तो वहाँ पर भी आपको लिंक प्राप्त हो जाएंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में हमने विभिन्न कोर्सेज बनाए क्लास 12 के लिए। हिस्ट्री का कोर्स आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जितनी भी आपकी दोनों बुक्स जो हैं, तीनों जो बुक्स हैं, उसमें प्रत्येक जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के आपको नोट्स मिलेंगे, और सारे चैप्टर्स के आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे, सारे चैप्टर्स के आपको MCQs मिलेंगे। और इसके अलावा जो ऑनलाइन टेस्ट हैं, बोर्ड का जो पैटर्न रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का, वो आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोर्स आपको पूरी 1 साल की वैलिडिटी के लिए मात्र 90 रुपये से मिलेगा, है ना। ओनली 99 रुपीज़ आपको, मात्र 99 रुपये आपको देने हैं। तो मात्र 99 रुपये से आप पूरे 1 साल की वैलिडिटी के लिए आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। मिनिमम चार्ज है स्टूडेंट्स के लिए, हमने ये कोर्स जो है वो अवेलेबल करवाया है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है, हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी, ये सारे कोर्सेज हमने इस ऐप में, एजुकेशन राइज नाम के हमारे ऐप में हमने जो है वो आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको नंबर दे दूंगा अभी थोड़ी देर के बाद में, आप नंबर नोट कर लीजिए और वहाँ पे मुझे जो है आप मैसेज कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे अन्य वर्गों की। अन्य जो वर्ग थे उसमें क्या होता था कि ब्राह्मणों ने एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके जन्म के आधार पर निर्धारित की जाती थी, न कि उसकी योग्यता और उसकी काबिलियत के अनुसार। अगर किसी व्यक्ति ने किसी वर्ण में जन्म ले लिया तो वो उसी वर्ण का माना जाता था, भले ही वो उसके काबिल है या नहीं है, या फिर उसकी काबिलियत अगर मान लो नीचे वर्ण में अगर किसी ने जन्म ले लिया और अगर वो ज़्यादा काबिल है पर फिर भी वो उसी वर्ण में रहेगा, ऐसी व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी। इसी कारण क्या होता था कि इसी कारण से ये जो व्यवस्था थी ये विवादास्पद रही है, शुरू से ये विवादास्पद रही है। और ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को इस वर्ण व्यवस्था से बाहर माना था, और वो बाहर जिनको माना था उनके लिए इन्होंने कुछ प्रकार के, कुछ विशेष प्रकार के कर्म निर्धारित कर रखे थे, वो कार्य इनको करने पड़ते थे। तो उनके अनुसार 2 प्रकार के कार्य होते थे। ब्राह्मणों ने 2 प्रकार के कार्य कौन कौन से बताए हैं हम यहाँ पे देखेंगे कि एक तो होते थे पवित्र कर्म और दूसरे जो होते थे वो होते थे दूषित कर्म। पवित्र कर्म क्या होते थे कि वह सभी कार्य जो 4 वर्ग के लोगों द्वारा किए जाते थे, या फिर चारों जो वर्ण थे, है ना, वर्ग, या फिर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो वर्ग जहाँ पे लिखा हो उसे आप वर्ग भी मान सकते हैं, वर्ण भी मान सकते हैं। जो चारों वर्णों के जो 4 जो वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
इन चारों वर्णों के द्वारा जो कार्य किए जाते थे वो पवित्र कार्य माने गए हैं। उसके अलावा फिर दूषित कार्य आते थे। इसके अलावा अन्य कार्य जैसे कि, अब दूषित कार्य में कौन कौन से कार्य थे देख सकते हैं आप, जैसे कि शवों को उठाना, अंतिम संस्कार करना, गंदगी साफ करना आदि दूषित कार्य माने जाते थे। ठीक है, तो ये होते थे दूषित कार्य। और ऐसे सभी लोग जो ये दूषित कर्म किया करते थे उन्हें अस्पृश्य घोषित कर दिया गया। वो जो है वो चारों वर्णों में शामिल नहीं थे। इन लोगों को क्या घोषित कर दिया भाई, इन लोगों को अस्पृश्य माना जाता था, अछूत माना जाता था और इन्हें जो है वो गांव से बाहर रहना पड़ता था, तो इन्हें अस्पृश्य घोषित किया गया। और इसके अलावा इन अस्पृश्य लोगों को ही चांडाल भी कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ जो है ना आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं जाति की। ठीक है, तो जहाँ वर्ण की बात करें, वर्ण केवल 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वहीं जातियाँ बहुत सारी थी, जातियाँ ज़्यादा थी, वर्ण केवल 4 थे। जिन्हें वर्ण में समाहित नहीं किया गया उन्हें जातियों में डाल दिया गया था, जैसे निषाद, सुवर्णकार। ये किसी वर्ण में नहीं आते थे, इनकी जो है वो जातियां थी, इन्हें जातियों में डाल दिया गया। तो इस प्रकार बहुत सारी जातियां जो वो थी। जातियां कर्म के अनुसार बनती थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जातियां कैसे बनती थी, जातियां कर्म के अनुसार बनती थी और कुछ लोग दूसरी जीविका को अपना लेते थे। किसी जाति में अगर जन्म लिया वो दूसरी जाति का कर्म अपना लेता था। ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को बाहर रखा गया। इन्होंने कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित किया, हम पढ़ चुके हैं। ब्राह्मण अनुष्ठान को पवित्र कार्य मानते थे। ब्राह्मण अस्पृश्यों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। और कुछ काम दूषित माने जाते थे, जैसे शव का अंतिम संस्कार करना, मृत जानवरों को छूना, है ना। इन कामों को करने वाले लोगों को चांडाल कहा जाता था और चांडालों को छूना और देखना भी पाप समझा जाता था। तो ऐसी व्यवस्था इन्होंने बनाई थी, इसलिए ये व्यवस्था जो है वो विवादास्पद मानी गई है। अब देखो आगे अपन देखेंगे कि मनुस्मृति के अनुसार समाज में चांडालों की स्थिति कैसी थी। मनुस्मृति जो कि भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ माना गया है, उस विधि ग्रंथ में ये जो व्यवस्था थी इसमें इनकी जो स्थिति थी वो कैसी थी, इसके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए मनुस्मृति में चांडालों की जो स्थिति, उसमें देखिए समाज में चांडालों को सबसे नीच समझा जाता था, सबसे निचले स्तर का समझा जाता था और इनका मुख्य काम था शवों और मृत पशुओं को दफनाना, ये इनका कार्य था। इन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था, फेंके गए बर्तनों का प्रयोग करना पड़ता था, मृत लोगों के कपड़े पहनने पड़ते थे, मतलब जो मृत लोग थे उनके जो कपड़े होते थे वो इन्हें पहनने पड़ते थे, नए कपड़े ये नहीं सिलवा पाते थे। मृत लोगों के आभूषण इन्हें पहनने पड़ते थे और रात में गांव नगरों में चलने की मनाही थी, रात को कहीं भी चल नहीं सकते थे। और इसके अलावा क्या होता था कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए, अस्पृश्य मतलब जिन्हें चांडाल कहा गया है उन्हें अस्पृश्य मतलब अछूत माना जाता था, इनको सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था ताकि दूसरे उन्हें देखने से बच जाएं। तो ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने बना रखी थी। अब संसाधन और प्रतिष्ठा की बात करते हैं। तो आर्थिक संबंधों के अध्ययन से ये पता लगा कि भूमिहीन खेतीहर, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, कृषक, मुखिया, शिकारी, शिल्पकार, वणिक, राजा आदि सभी का सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण कैसा है। जो जितना ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत होता था उसकी स्थिति समाज में अच्छी मानी जाती थी। ठीक है, तो ये तो हो गया इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में। और बात करेंगे संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार। मनुस्मृति में पुरुषों के संपत्ति ग्रहण के 7 अधिकार दिए गए हैं कि 7 तरीके से वो लोग संपत्ति अर्जित कर सकते थे और स्त्रियों के 6 जो है वो अधिकार इनके माने गए हैं कि वो 6 तरीके से जो है वो संपत्ति अर्जित कर सकते थे। अब पहले बात करेंगे मनुस्मृति के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पुत्रों में बांटी जाती थी। ज्येष्ठ पुत्र को विशेष हिस्सा दिया जाता था। इसमें ऐसी व्यवस्था है कि जो बड़ा बेटा होता था उसे कुछ विशेष जो है वो हिस्सा, उसका भाग जो है वो मिलता था
था और विवाह के दौरान मिले उपहार पर स्त्री का अधिकार था। शादी के समय जो चीजें मिलती थी उस पर स्त्री अधिकार अपना रखती थी। यह संपत्ति उसकी संतान को विरासत में मिलती थी, पति का उस पर अधिकार नहीं था और स्त्री पति की आज्ञा के बिना गुप्त धन संचय नहीं कर सकती थी। उच्च वर्ग की औरत संसाधनों पर अधिकार रखती थी। तो ऐसे जो है वो इनके कुछ नियम बने हुए थे। आगे क्या कहा गया है कि मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के धन अर्जित करने के 7 तरीके। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के धन अर्जित करने के जो 7 तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो पुरुष 7 तरीके कौन कौन से, किन तरीकों से धन अर्जित कर सकता था। एक तो विरासत में मिली हुई धनराशि। विरासत का मतलब होता है कि जो परंपरागत पूर्वजों से जो धन मिलता था, है ना, पिता दादा से पिता, पिता से पुत्र, इस तरीके से, तो विरासत से मिली हुई संपत्ति पुरुष की संपत्ति मानी जाती थी। कोई व्यक्ति खरीद करके संपत्ति अर्जित कर सकता था। कोई विजित करके अगर कुछ कहीं जीतता था तो वो ऐसा करके भी जो है वो संपत्ति अर्जित कर सकता था। निवेश करके मतलब कुछ पैसा लगाया और उससे जो मुनाफा हुआ वो संपत्ति उसकी होती थी। खोज करके कुछ नई खोज करके वो जो है वो कहीं से खोज करके संपत्ति इकट्ठी करता था और फिर कार्य करके काम करके कहीं काम धंधा करता और उससे जो आमदनी प्राप्त होती थी उससे भी धन अर्जित कर सकता था। और फिर था सज्जनों के द्वारा भेंट को स्वीकार करके। तो ये 7 तरीके थे जिनसे पुरुष जो है वो संपत्ति अर्जित कर सकता था। अब स्मृति में स्त्रियों के धन अर्जित करने के या संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीके हैं। कौन कौन से हैं। एक तो होता है वैवाहिक अग्नि के सामने प्राप्त धन। जब विवाह होता था उसका और उस समय जो वैवाहिक जो अग्नि होती थी उस दौरान जो धन दिया जाता था परिजनों के द्वारा, सगे संबंधियों के द्वारा, वो धन। वधु गमन के समय मिली भेंट, है ना, जाते वक्त स्नेह के प्रतीक के रूप में प्रेम से दिया गया धन। माता के द्वारा दिया गया, भ्राता के द्वारा यानी भाई के द्वारा और पिता के द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त प्रवृत्ति काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो वो धन इकट्ठा कर सकती थी, अर्जित कर सकती थी। तो ये 6 तरीके स्त्रियों के द्वारा धन अर्जित करने के। अब हम वर्ण और संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि शूद्र के लिए केवल एक जीविका थी, सेवा करना। शूद्रों का काम जो था, चौथा जो वर्ण था उनका काम था केवल सेवा करें। लेकिन उच्च वर्गों में पुरुषों के लिए अधिक संभावना थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय धनी व्यक्ति होते थे। बौद्धों ने ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की आलोचना की थी, उन्हें ये व्यवस्था बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया। तो ये हमने देखा। उसके बाद अपन बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की। और नेक्स्ट जितना भी हमारे ये आगे लिखा हुआ है कि क्या सभी लोग ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते थे कि नहीं करते थे, ये कंप्लीट हमने नोट्स बना रखे हैं। ये नोट्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। हमारा ऐप जो है ना एजुकेशन राइज, वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप परचेज जरूर कर लीजिएगा, कोर्स में जाइए बिल्कुल मिनिमम चार्ज पे। अच्छी तरीके से हमने, तो उसके बाद हम बात करेंगे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, शक शासक, सुंग वंश और कण्व वंश, फिर सातवाहन शासक, है ना, इनके राजाओं के बारे में। बौद्ध धर्म के अनुसार सामाजिक विषमता का कारण क्या है। कंप्लीट नोट्स तैयार है, आप पढ़िए और अच्छे नंबर प्राप्त करिए। लगातार हमारे साथ बने रहिए। और इस तरीके से हमने ये सारा का सारा जो है वो कंप्लीट चैप्टर तैयार किया है। इसके मैंने आपको कहा था मैं नंबर दूंगा, आप हमारे नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पर आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। और हमारे जो प्लेलिस्ट है हमारी अदर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, वो सारी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिलेगी। और ये आप हमारा जो नंबर है उसमें आप नोट कर लीजिए 90796229 और 9, ठीक है। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। आपको कुछ लिंक्स प्राप्त होंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक प्राप्त होगी जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक प्राप्त होगी। और हमारा ऐप मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, जहाँ पे एवरीडे कई सारे बच्चे ये मिनिमम पेमेंट करके कोर्स जो है वो परचेज कर रहे हैं एजुकेशन राइज नाम से, और बिल्कुल अपनी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग भी परचेज करिए और हमारी लाइव क्लास रहती है उसको जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।